हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन इसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सैलरी के रिगार्डिंग अपन इसमें बात करेंगे, साथ ही जो है एसएनटी और आपकी जो असिस्टेंट लोकोसेड है उसमें से कौन सी जो बेस्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा, इन सब पे टॉपिक्स पे जो है अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं अपन आपका डाउट नंबर फर्स्ट, जिसपे बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे आप लोगों के कि इंक्रीमेंट जो है कब कब लगता है रेलवे में। तो देखिए दोस्तों, इंक्रीमेंट जो है आपका हर साल जो है एक बार इंक्रीमेंट लगता है, और किसी का 1 जनवरी को लगता है और किसी का जो है यहाँ पे 1 जुलाई को लगता है। अब दोस्तों, ये डिसाइड कैसे होता है कि जनवरी में किसका लगना है और जुलाई में किसका लगना है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी अगर सर्विस जो है 1 जनवरी से पहले पहले 6 महीने अगर आपको सर्विस करते हुए कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको जो है आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी को लगेगा। फिर एक बार जो है 1 जनवरी को लग गया तो वो जो है आपकी सर्विस जहाँ तक लास्ट तक जो है 1 जनवरी को ही आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा हर साल। इसके बाद में यदि आपको जो है 1 जनवरी तक, यानी 1 जनवरी तक अगर आपको 6 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं 1 जनवरी से पहले पहले, तो फिर जो है आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 जुलाई को लगेगा। कहने का मतलब, पहला जो इंक्रीमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आपको जो 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं। यदि आपको 6 महीने 1 जनवरी से पहले कंप्लीट हो जाते हैं आपको सर्विस करते हुए, तो फिर जो आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लग जाएगा। और यदि 1 जनवरी से पहले आपको 6 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी कि आपको जो है 1 जुलाई से पहले कंप्लीट होते हैं 6 महीने, कहने का मतलब मान लो जनवरी में जो है आपको 6 महीने कंप्लीट नहीं हो रहे, तो जुलाई तक तो आपको 6 महीने कंप्लीट हो ही जाने हैं, तो फिर जो है आपका इंक्रीमेंट जो है यहाँ पे 1 जुलाई को लगेगा। इस प्रकार दोस्तों, आपका जो इंक्रीमेंट रहता है उसमें जो सैलरी बढ़ती है वो बढ़ती है 3%। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपका जो है बेसिक जो है वो बढ़ता है 3%। ऐसा कि नहीं कि आपका जो अलाउंसेज है ये आपका बेसिक बढ़ने वाला है मूल वेतन। तो अगर आपका यहाँ पे बेसिक बढ़ेगा तो आपका जो यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा, ओटी की अगर किसी का ओटी बनता होगा तो उसकी रेट भी बढ़ेगी, और आपका यहाँ पे डीए भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से आपका 18,000 बेसिक है और इस पे 3% आपका जो है इंक्रीमेंट लग जाता है, तो 3% का मतलब हो गया आपका 540 रुपये, और इसमें ऐड हो जाएगा। आपकी जो इंक्रीमेंट के बाद में बेसिक रहेगी वो रहेगी 18,540। अब डीए जैसे कि अभी 42% है, तो अगर 18,000 पे अगर 42% निकालेंगे अपन डीए, तो यहाँ पे कम निकलेगा बजाय 18,540 के ऊपर। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर आपका बेसिक बढ़ेगा तो बेसिक के ऊपर लगने वाले, चाहे जो है एचआरए हो या फिर ओटी हो, डीए हो, सभी अलाउंसेज में यहाँ पे ऑटोमेटिक वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आप जो है ये 3% बढ़ता है, इसके हिसाब से सैलरी जो है और सभी में आपको इंक्रीज दिखाएगा, चाहे वो डीएनएस अलाउंस हो, एचआरए हो, किसी भी टाइप का अलाउंसेज हो जो बेसिक पे डिपेंड करता है, वो सब अलाउंसेज आपके यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे डिसाइड होता है, और इंक्रीमेंट में आपका बेसिक जो है 3% आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाती है बेसिक। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 2 की, रेलवे में सैलरी कब 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 और कितनी बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे 1 साल के अंदर आपको जो है टोटल सैलरी कितनी बढ़ जाएगी उसके ऊपर अपने यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो सैलरी में ग्रोथ होती है वो होती है एक तो डीए के थ्रू होती है, और एक जो होती है आपका बेसिक के थ्रू होती है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक जो होता है, बेसिक आपका 3% बढ़ता है हर साल, जिसको अपन इंक्रीमेंट बोल देते हैं। ये अभी अपन ने पीछे बात किया है, ये 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा। इसके बाद में डीए होता है। डीए जो होता है वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक बढ़ता है 1 जनवरी को और एक बढ़ता है 1 जुलाई को। ये जो है डीए और ये इंक्रीमेंट, ये हर साल आपकी सैलरी में जो है ग्रोथ दिखाएंगे, ग्रोथ होती रहेगी इनसे आपकी सैलरी में। तो देखिए, डीए जो है दोस्तों, ये आपके महंगाई के सूचकांक होते हैं, उसके आधार पे डिसाइड होता है कि इस बार कितना डीए बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना। तो अभी रिसेंटली जो जो 1 जुलाई आपका जनवरी से बढ़ा था वो 4% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पहले 38% था, अब डीए जो है 42% हो जाएगा। और आ रही है जो सामने आपकी जुलाई, तो जुलाई में भी 3-4% जो महंगाई के सूचकांक के आंकड़े रहेंगे उसके आधार पर 2% बढ़ सकता है, 1% बढ़ सकता है, 3% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए। तो इस हिसाब से जो है आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे डीए जो होता है वो बढ़ता रहता है। इस प्रकार अगर अपन माने तो मोटा मोटा जो है आपकी सैलरी हर साल मतलब प्रति वर्ष जो है 10% की वृद्धि आपकी सैलरी में कंप्लीटली हो जाती है। देखिए कैसे होती है कि 3% तो आपका जो है यहाँ पे बेसिक में बढ़ोतरी होती है। अब दोस्तों, मैंने पीछे आपको समझाया था कि बेसिक में बढ़ोतरी होने का मतलब है आपके डीए में बढ़ोतरी होना, एचआरए में बढ़ोतरी होना, और इस पे बेसिक पे जो भी आपका जो लगता है अलाउंसेज, चाहे वो ओवर टाइम वगैरह हो, सभी जो है उनकी ग्रोथ हो जाएगी।
तो ये 3% जो है आपको इसको सूखा सूखा 3% नहीं मान सकते हैं। आपके सभी जो डीएनएस अलाउंस वगैरह जो है इन पे यहाँ पे वर्दी होने वाली है। तो इसको 3% को आप जो है यहाँ पे आपके सैलरी का जो है 4 से 5% जो है इतना रुपये आपका बढ़ जाएगा इंक्रीमेंट लगने से, क्योंकि 3% तो सीधा सीधा आपके बेसिक में वर्दी होगी और बेसिक के ऊपर जो भी अलाउंसेस लग रहे हैं उनसे भी आपकी जो सैलरी है थोड़ी इंक्रीज होगी। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है डीएनएस अलाउंस लगता है यहाँ पे साल में 2 बार। तो 1 जनवरी को मान लो 3%, कम से कम 3 या 4% यहाँ पे लगता रहता है। एवरेज अगर अपन बात करें तो 3 से 4% ये लगता रहता है। तो 3 या 4% जो है आपका 1 जनवरी को हो गया और 3 या 4% आपका जो है 1 जुलाई का हो गया। दोस्तों मैंने जो है मिनिमम कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे 3, 3 और 6 तो आपका डीए अगर मान सकते हैं और 3% आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, इंक्रीमेंट से बढ़ रही थी सैलरी। तो यहाँ पे लगभग 10% जो सैलरी है वो आपकी हर साल बढ़ेगी। दोस्तों मान लेते हैं कि ग्रुप डी में किसी कैंडिडेट की यहाँ पे सैलरी जो है 30,000 बन रही है। अब 1 साल बाद में जो सैलरी बनेगी यानी इसका 10% आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 10% 3,000 हो गए तो आपकी जो सैलरी है वो 33,000 हो जाएगी। मतलब इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो आप जो है यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स आपकी जो सैलरी कितनी हो जाएगी, ऐसे 10% बढ़ के। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी। सैलरी में हर साल 10% की आपकी ग्रोथ होगी, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ होती है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको एग्जाम देके कोई अच्छी पोस्ट पे आप चले जाते हो या फिर जो है डिपार्टमेंटल में आपके प्रमोशन वगैरह भी होते हैं, तो उसमें जो है आपकी सैलरी में अचानक से उछाल आता है। जैसे कि मान लो कोई लोको पायलट है और वो सेंटर में ड्यूटी कर रहा है मान लो 2400 में, तो उसका बेसिक उस टाइम 25,000 रहता है। और उसके बाद में जब वो लोको पायलट बन जाता है दोस्तों, तो यहाँ 25,000 बेसिक जो है उससे डायरेक्ट उसकी सैलरी जो है 35,400 बेसिक हो जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रमोशन से भी एकदम हाइक होता है। लेकिन अगर प्रमोशन को भी अगर अपन साइड में कर देते हैं फिर भी आपकी जो है 10% सैलरी यहाँ पे हर साल लगभग बढ़ने वाली है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एसएनटी और असिस्टेंट लोकोसेड में से कौन सी जॉब बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही जॉब बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी कुछ जो है आस्पेक्ट अपन इन पे आस्पेक्ट से अपन इस पे डिपेंड थोड़ा सा डिफरेंस पे कर सकते हैं कि कौन सी जॉब यहाँ पे ज़्यादा सही है। तो देखिए दोस्तों इनका पोस्टिंग जो प्लेस है वो दोनों का ही बढ़िया है, शानदार है। क्योंकि लोकोसेड जो है ये कुछ चुनिंदा शहरों में होता है, जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं वहीं पे होते हैं। जबकि एसएनटी की जो पोस्ट होती है ये बड़े जंक्शनों पे भी होती है और जो कस्बे टाइप के स्टेशन होते हैं वहाँ भी आपके एसएनटी की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब पोस्टिंग प्लेस जो है दोनों का ही बहुत बढ़िया होता है। इसके बाद में अगर दोस्तों बात करते हैं अपन इनके जैसे कि सैलरी की, तो सैलरी जो है इसमें एसएनटी में आपके ज़्यादा बनने वाली है। क्योंकि लोकोसेड में क्या होता है दोस्तों, लोकोसेड में आपकी जो है ड्यूटी फिक्स होती है, लोकोसेड के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पे ड्यूटी करनी होती है। जबकि एसएनटी में जो है आप पास के स्टेशनों पे जाओगे अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि एसएनटी डिपार्टमेंट जो होता है उसका हेडक्वार्टर के आसपास के 5 से 7 स्टेशन या जो भी उनकी रेंज में आते हैं वहाँ पे यही लोग, वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होती है या किसी भी प्रकार का एबनॉर्मलिटी होती है तो यही लोग वहाँ पे सुधारने जाते हैं। तो इनका जो है टीए बन जाता है। तो टीए जो है 15 से 20 दिन का आराम से यहाँ पे बन जाता है। तो ये 5 से 7 हज़ार इन लोगों का यहाँ पे टीए मान सकते हैं। तो इस प्रकार सैलरी जो है एसएनटी वालों की यहाँ पे बहुत शानदार रहती है लोकोसेड से। इसके बाद में दोस्तों इनकी जो है यहाँ पे शेड्यूल ड्यूटी होती है, मैक्सिमम 99% जो है डे में ड्यूटी रहती है। लेकिन एसएनटी वालों की जो है ऐसी कोई शेड्यूल जॉब नहीं होती है, इनकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। कभी भी अगर काम पड़ जाता है इमरजेंसी में तो इनको बुला सकते हैं। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे लोकोसेड वाली जॉब जो है अच्छी है कि इसमें अपने दिन दिन में ड्यूटी करो, सुबह शाम में अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ाई करो। जबकि एसएनटी में जो है ऐसा है कि काम इसमें टुकड़ों में चलता रहता है, 2 घंटे सुबह कर लिया, 2 घंटे शाम को, या कभी कर लिया, फेलियर हो गया तो आपको नाइट में भी आना होगा। जबकि लोकोसेड में ऐसा नहीं होता है। तो इसके ड्यूटी शेड्यूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लोकोसेड ठीक है। अब दोस्तों एक और जो होता है, जैसे मान लो किसी का घर जो है किसी जंक्शन के नियर बाई है और वो अपने घर के आसपास से ड्यूटी करना चाहता है अप डाउन, तो देखिए लोकोसेड जो है कुछ चुनिंदा जगह पे होते हैं, सब जगह पे नहीं होते हैं। तो सबके घरों के आसपास लोकोसेड मिलना मुश्किल है। लेकिन एसएनटी की जो पोस्ट है सबके घरों के आसपास 20, 30, 40 किलोमीटर की रेंज में एसएनटी की जो डेपुटेशन होता है, पोस्टिंग होती है। तो वहाँ से आप अपने घर पे अप डाउन कर सकते हो। तो किसी को घर से अप डाउन करना है तो एसएनटी की जॉब यहाँ पे ले सकता है। तो इन्हीं आधार पे जो है अपन इनका जो डिफरेंस पे कर सकते हैं। और साथ ही प्रमोशन की अगर बात करें दोस्तों, तो एसएनटी में आपको प्रमोशन लेने के लिए टेक्नीशियन में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, जब आके आपका प्रमोशन यहाँ पे होगा। जबकि लोकोसेड में कोई एग्जाम नहीं देना, आप टेक्नीशियन इसमें 2-3-4 साल बाद में आपका प्रमोशन होकर टेक्नीशियन 3rd बन जाओगे, टेक्नीशियन 2 बन जाओगे, टेक्नीशियन 1st बन जाओगे। तो उनके लिए आपको एग्जाम नहीं देना होगा, इसमें आपको एग्जाम देना होगा। असिस्टेंट लोकोसेड में आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है। और एसएनटी में आपकी 21 दिन की ट्रेनिंग होगी, जो कि इस बार जेडआईटी उदयपुर में होगी एनडब्ल्यूआर वालों की। तो इस प्रकार कुछ ये मेजर फैक्टर थे जिसके आधार पे अपन इनमें डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। इनके आधार पे आप देख सकते हो कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी जॉब जो है थोड़ी कम बेस्ट रहेगी। करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर कितने ईयर में कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कुछ दोस्तों ने
ये कमेंट कर रखा था कि सर ऑन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफर होते हैं वो कितने सालों में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो केस होते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के, एक तो आपका होता है इंटर डिवीजन और एक होता है आपका इंटर रेलवे। तो देखिए दोस्तों, इंटर डिवीजन जो ट्रांसफर होता है ये फास्ट हो जाते हैं, ये चाहे आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो या फिर किसी भी टाइप का ट्रांसफर हो। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में हालांकि थोड़ा टाइम लगता है, बाकी हो जाता है। जबकि इंटर रेलवे जो ट्रांसफर होता है ये बहुत मुश्किल से होता है ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि 5 साल की तो इसमें कंडीशन है कि 5 साल तक तो जो है आप इसमें लगा ही नहीं सकते हो, एप्लीकेशन ही नहीं डाल सकते हो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए, यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो। हाँ, 5 साल से उनको छूट है जो कि या स्पाउस बेस पे लगा रहे हैं या म्यूचुअल कर रहे हैं, या फिर जो है कोई किसी के बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है तो मेडिकली स्तर पर अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उन लोगों का 5 साल की यहाँ पे बंदिश नहीं होती है, उनको छूट दे दी जाती है। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो फिर आपको 5 साल वेट करना होगा इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए, उसके बाद में आप अप्लाई करोगे। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे कभी कभी बार तो जो है 15-15 साल भी यहाँ पे लोगों को लग जाता है, फिर भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पे 15 से 20 साल आप मान के चल सकते हो इंटर रेलवे ट्रांसफर के अंदर दोस्तों, ऑन रिक्वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर इंटर डिवीजन की मैं बात करूँ तो इंटर डिवीजन में भी दोस्तों जो है 7 से 8 साल या 10 साल के करीब किन्हीं किन्हीं को लग जाते हैं, तो 5 से 10 साल इसमें आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे मान सकते हो। अब दोस्तों कुछ डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर के ऊपर कि आपका ट्रांसफर कितना फास्ट हो। एक तो आप जहां जाना चाह रहे हो वहां पे वैकेंसी की पोजीशन क्या है, मान लो वहां पे वैकेंसी खाली हो तो फिर जो है आपकी एनओसी यहाँ पे जल्दी जारी कर दी जाएगी जैसे ही उनके पास में वैकेंसी क्रिएट होगी, और वैकेंसी वहाँ पे नहीं है तो फिर जो है यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अलग अलग डिवीजनों के अलग अलग रेलवे के जो है कुछ पॉकेट रूल होते हैं, तो उनमें भी जो है कुछ प्लस माइनस चलता रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इंटर जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है सबसे धीमा होता है। अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो आप म्यूचुअल ढूंढिए, तुरंत 3 महीने में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर जो है स्पाउस बेस पे आप ट्रांसफर कराइए तो 6 से 8 महीने या साल भर में आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेरी क्लियर हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक्सटेंशन कैसे ले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त जो है एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। किसी की जो है यहाँ पे एजुकेशन जो है रनिंग में है, मान लो कि कोई बीएड सेकेंड ईयर में है, उनके एग्जाम वगैरह भी क्लियर नहीं हुए हैं, वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको जो है एक्सटेंशन यहाँ पे लेना भी चाहिए, मेरी नज़र में आपको एक्सटेंशन लेना चाहिए, नहीं तो आपकी डिग्री यहाँ पे खराब हो जाएगी। क्योंकि कोई भी दो रेगुलर चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड वगैरह जो होती है वो रेगुलर होती है और आप जो जॉब करोगे वो भी रेगुलर होगी। अगर कोई बंदा प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी से करता है या जो है नॉन कॉलेज कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके जॉब के साथ में भी यहाँ पे डिग्री ले सकता है दोस्तों, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बहुत सारे दोस्त अपने इसमें ऐसे हैं जो आईटीआई कर रहे हैं, यानी कि जो रेगुलर कोर्स होते हैं वो कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या रेगुलर बीए वगैरह कर रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि सर हम जो है यहाँ पे ज्वाइन करें या जो है एक्सटेंशन ले। तो देखिए दोस्तों, मैं आज सभी को पर्सनली गाइड करूँगा कि आप जो है यहाँ पे पहले जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी डिग्री आप ले रहे हो उसको कंप्लीट कर ले। नहीं तो अगर आप यहाँ पे रेलवे जॉब कर ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी जो डिग्री वो है वो ख़राब हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी 2 डिग्रियाँ आप जो है कोई भी 2 रेगुलर काम नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको एक्सटेंशन लेना चाहिए। एक्सटेंशन लेने की प्रक्रिया बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक्सटेंशन आपको, जैसे कि मान लो आप ग्रुप डी में अभी हो और आपको जब ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा डिवीजन की तरफ से, यानी कि जिनकी ट्रेनिंग हो रही है ना दोस्तों, जैसे कि ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो जिनकी ट्रेनिंग नहीं होगी उनका अलग बताता हूँ, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है ना वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई तब करें जब उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल यहाँ पे जारी हो जाए और आपको जो है डिवीजन के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए जब बोले जाएगा कि आप जो है इस दिन आइए, हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, उसी दिन आप जो है सीनियर डीपीओ के नाम से एक लेटर लिख के, प्रार्थना पत्र लिख के, उसमें सारा कुछ रीज़न आप लिख देना कि सर जो है मेरी ये डिग्री यहाँ पे रनिंग में चल रही है, या जो भी रीज़न आप देना चाह रहे हो, या किसी का एग्ज़ाम भी है दोस्तों, जैसे कि ईओआरओ का भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ और काफ़ी सारे आप दोस्तों की अच्छी तैयारी है, तो आप उसमें एग्ज़ाम दीजिए, उसकी तैयारी करके जल्दी जॉब लेने की यहाँ पे वो जो है मशक्क़त नहीं करे, जल्दी जॉब लेने के चक्कर में ना रहे। क्योंकि दोस्तों ये जो है सीनियरिटी जूनियरिटी के चक्कर में आप अभी से ना पड़े, तो जिनकी भी ट्रेनिंग होगी तो आपको जब बुलाया जाएगा तब आप लेटर में लिख के दे देना सारा कुछ। वो लेटर आपका जो परफॉर्मा रहेगा वो वहाँ पे जो डीलिंग क्लर्क वगैरह रहेंगे वो आपको बता देंगे, उनको आप लेटर देना है, आपको एक्सटेंशन बड़ा ईजिली मिल जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले दिन कल को ही जो है मैं डीआरएम ऑफिस में था, वहाँ एक भाई ने मेरे से पूछा, अपने चैनल से जुड़ा हुआ था तो मेरे को मिला था, उसने बोला कि सर मेरे को एक्सटेंशन लेना है, मैं कैसे लूँ। तो मैंने जो है उसको, मैडम जो वहाँ पे है डीआरएम ऑफिस में डीलिंग कलर की हेड है, तो उनसे हमने जाके बात की, तो उन्होंने यही प्रोसेस बताया था। और यही प्रोसेस में कई साल भर से आप सभी लोग जो भी पूछ रहे हैं, एनटीपीसी वाले हो चाहे आप ग्रुप डी वाले हो, सभी लोगों को मैं ये बताता रहा हूँ, फिर से मैं आप सभी लोगों को ये बता रहा हूँ, बहुत ईजी प्रक्रिया है। जिस दिन आपको डिवीजन पे रिपोर्ट करने को बोले आप डिवीजन पे जाइए,
वहाँ पे आप कहिए कि सर हमें जो है ये प्रॉब्लम है, हम अभी एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। चाहे आपका एग्जाम हो या किसी भी टाइप का आपका कोई प्रॉब्लम हो, आप अगर एक्सटेंशन लेना चाह रहे हो तो आपको इजीली मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जल्दी नौकरी के चक्कर में ना पड़े, जिसको एक्सटेंशन चाहिए, जिसकी डिग्री रेगुलर में चल रही है वो कंप्लीट करे, उसके बाद में ही जो है ज्वाइनिंग करे दोस्तों। नहीं तो जो है आपको बहुत यहाँ पे पछतावा होगा बाद में कि हमने जो है गलती कर दी थी। क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, जब वो बीएड वगैरह उनकी चल रही थी और उन्होंने जो इधर जॉब लग गई थी तो वो बीएड को छोड़ के इधर रेलवे में आ गए थे। तो अभी वो लोग सोचते हैं कि उस टाइम हमारे पास में एक बीएड अगर हमने कंप्लीट कर लेती तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देख सकते थे। वैसे हालांकि दोस्तों स्टेशन मास्टर की जॉब जो है वो शानदार है और अच्छे खासा ग्रेड पे अच्छी खासी सैलरी है, तो उन लोगों को इतना मलाल नहीं हुआ। आप ग्रुप डी में रहोगे तो आपको जो है जरूर मलाल होगा कि हमने जो है उस टाइम एक्सटेंशन क्यों नहीं लिया, हमने हमारी बीएड क्यों खराब कर ली। तो आप जरूर लोग यहाँ पे सभी लोग जिनकी बीएड वगैरह आईटीआई वगैरह जो भी डिग्री आप कर रहे हो उसको कंप्लीट करें, उसके बाद में ही आप जो यहाँ पे रेलवे को ज्वाइन करें। तो एक्सटेंशन लेने की इजी प्रक्रिया है, बस एप्लीकेशन देना है आपको डीआर ऑफिस में, जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाए, पोस्टिंग जब आपकी हो, जिसकी ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं तब दे देना है, और जिनको डायरेक्ट पोस्टिंग हो रही है तो पोस्टिंग के लिए जब आपको बुलाए डिवीजन पे तब आप जो यहाँ पे अप्लाई कर देना एक्सटेंशन के लिए। सिंपल सी एप्लीकेशन देना है, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया पे नहीं होती है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।